अब जो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है। जैसे पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करना कुछ इंपॉर्टेंट। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है जैसे क्वेश्चन नंबर B2 के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे B2 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ, देयर आर टू चार्जेस। फर्स्ट चार्ज जो है वो है +1 माइक्रोकूलम चार्ज और जो सेकेंड चार्ज है वो है +5 माइक्रोकूलम। और ये जो दोनों चार्जेस हैं किसी भी आर्ट सेंसर रेजिस्टर। हमसे पूछा हुआ है कि इस फर्स्ट वाले चार्ज में इसमें बोल देते हैं Q1 और ये है Q2। तो फर्स्ट वाले चार्ज का सेकंड वाले के ऊपर कितना फोर्स लगा है उसका एज्यूम कर लेते हैं। इट्स एज्यूम दैट वो है F2 और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के ऊपर कितना लगा है वो हम बोल देते हैं F1। और हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया था कि ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो इनका जो रेशियो होगा इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो और इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो वो क्या रहेगा 1:1। मतलब दोनों के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इन दोनों फोर्सेस का अगर रेशियो पूछा है तो क्या होगा 1:1। मतलब फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल जो सेकंड वाले के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट वाले के ऊपर लगाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी तो सब्जेक्टिव तो आसान है। जैसे एक क्वेश्चन है F1। F1 वाले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। कि हम कितने 176 ओम के रजिस्टर्स कनेक्टेड कर रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर। जैसे मान लेते हैं हमने कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड किए हैं पैरेलल में, n रजिस्टर्स मैंने क्या किए हैं 176 ओम के n रजिस्टर्स को मैंने क्या किया है पैरेलल में। ठीक है, अब इसमें जो हमने पावर सप्लाई दी है वो दी है यहाँ पर हमने 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इसमें जो करंट ड्रॉ होती है वो होती है 5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम 176 ओम के पैरेलल में कितने रजिस्टर्स को कनेक्टेड करें और यहाँ पर जो पावर सप्लाई है 220 वोल्ट है ये 5 एम्पीयर है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि हमने कितने n रजिस्टर्स इसमें कनेक्टेड करते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम जैसे अगर इस का रजिस्टर हम मान लेते हैं R है तो ये n रजिस्टर्स अगर सेम इक्वल पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है R/n हो जाएगा 1। R की वैल्यू 176 अपॉन n, इस हमने बोले इक्वेशन। दूसरी चीज हमें दी गई कि पावर जो वोल्टेज है वो हम 220 दे रहे हैं, करंट जो है वो R करंट की वैल्यू अगर हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट करें तो वो कितनी जाएगी 220 अपॉन 5। इसे सिंपलीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, यही शो करते हैं इक्वेशन। और दोनों से जो R करंट की वैल्यू हो गया इक्वेशन और इक्वेशन 2 से सेम, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में कितना था 176 अपॉन n इज इक्वल टू 220 अपॉन 5। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n इज इक्वल टू जाएगा 176 into 5 अपॉन 220। इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं कि ये 1 4 ये 44 ये 1 11 4 और ये जाएगा 1 6 और यहाँ पर कितने 4 रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे। ये F1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का F1 सब्जेक्टिव। उसी के बाद ये एक और क्वेश्चन है बहुत नेक्स्ट है G2 सेल वाले के अंदर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन की बात है
नेक्स्ट है हमारा G2 वाले डिस्कस करते हैं। A battery of 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. The current in the circuit is 0.5. What is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? देखिए हमें दिया हुआ है एक बैटरी है जिसका EMF हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमें दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, अब इस वाले से इस बैटरी से जो है हमने क्या किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया है कैपिटल R। इस कैपिटल R की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है और दूसरा हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है टर्मिनल वोल्टेज। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो टर्मिनल वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। और इसके अंदर जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करवा रहे हैं वो जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी 0.5 एम्पीयर। तो अगर इसमें हमें 0.5 एम्पीयर है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले R कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे सर्किट की अगर हम बात करें करंट I फ्लो हो रही है तो E माइनस करंट I माइनस I इनटू कैपिटल, मतलब जितना इसमें गेन हुआ उतना ही दोनों के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस ये हो जाएगा 0.5 इनटू 3 माइनस करंट की वैल्यू है 0.5 इनटू कैपिटल R। ये इसको सिंपलीफाई करें ये 1/, हो जाएगा 8.10 माइनस 1.5 मतलब 8.5 इज इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो 0.5 इनटू R। R की वैल्यू जाएगी 8.5 ऑन 0.5, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 170 ओम। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज होता है इस सेल को हम कैसे यूज कर रहे हैं एज अ डिस्चार्ज में। तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज उसकी वैल्यू होगी E माइनस की, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, या हम इसको भी बोल सकते हैं कि I इनटू दोनों में से किसी से भी, मतलब ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। और ये दोनों जो है इसके अंदर ये तो पोटेंशियल ड्रॉप जितना हो ये दोनों इसमें पैरेलल में, तो जितना इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा इतना ही इसमें हुआ होगा। तो दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो 10 माइनस 0.5 इनटू 3 हो जाएगा 8.5 वोल्ट। या अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले के अक्रॉस जो टर्मिनल I इनटू R होगा मतलब रेजिस्टेंस वो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा 0.5 इनटू 17 जिससे भी 8.5। तो अच्छा हम दोनों से करें क्योंकि दोनों इसमें एक के बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो या तो इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करनी है इस वाली से, दोनों से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा। नेक्स्ट है H वाले के अंदर देखिए एक तो H8 तो हम लेक्चर नोट्स के अंदर कर सकते हैं कि जितनी भी पावर जो लॉस होगा वो ms डेल्टा बीटा से हम कर सकते हैं। H9 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। H9 में देखिए 3 identical bulbs are connected in parallel with the battery and the current drawn from the battery is 6 ampere। ये हमारे पास 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। 3 बल्ब्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों आइडेंटिकल हैं। तीनों की पावर वोल्टेज रेटिंग उनको सेम होगी, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा इज आल्सो इक्वल। इसको हम किसी भी बैटरी पावर सप्लाई देते हैं तब इसमें जो करंट सप्लाई होगी वो 6 एम्पीयर। तो अगर हम इस I की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो देखो सबसे पहले तो अगर हम तीनों बल्ब्स का R कैलकुलेट करें तो वो जाएगा R/3, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर एक का रेजिस्टेंस R है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/3। तो यहाँ से I की वैल्यू लेगी V/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी R/3, तो ये हो जाएगा 3V/R।
करंट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 6 एम्पियर थी। यहाँ से इसमें सिंप्लीफाइड करेंगे तो V अपॉन R की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2। ये इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला, इफ वन ऑफ द बल्ब गेट फ्यूज, इनमें से एक बल्ब क्या हो गया फ्यूज हो गया। मतलब फ्यूज होने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुई, मतलब एक बल्ब खराब हो गया। इनमें से खराब हो गया मतलब सर्किट क्या हो गया ओपन हो गया। बल्ब यहाँ से देख सकते सर्किट, मतलब जैसे बल्ब जब भी फ्यूज होता है उसमें हमने देखा होगा यहाँ पे जो फिलामेंट है वो इसका इससे कनेक्शन ओपन हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला बल्ब है इसके अंदर कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ। मैं मान लिया कि ये थर्ड वाला बल्ब है फ्यूज हो गया तो इसके अंदर कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी। तो हमें अगर व्हाट विल द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी वही है सेम, तो हमें करंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इसका आर इक्विवेलेंट, अगर ये फ्यूज हो गया तो इसका इक्विवेलेंट इसको कोई यूज नहीं लेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट जो रहेगा इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी R/2 अगर पैरेलल में है। तो I डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R/2, तो 2V/R, तो 2 into V/R की वैल्यू इक्वेशन 1 से देख सकते हैं तो कितनी है 2। तो जो करंट ड्रॉ होगी वो कितनी जाएगी 4 एम्पीयर। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे जो घर में कनेक्शन रखते हैं वो कैसे रखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं कि अगर कोई अप्लायंस खराब भी हो जाती है तो क्या होता है फिर भी बाकी जो अप्लायंसेस उनको हम कंटीन्यूअसली यूज करते हैं। और पावर सप्लाई कांस्टेंट रखने का जो सर्किट के अंदर करंट होगी पहले 6 एम्पीयर करंट ड्रॉ हो रही थी, अब वो कितनी हो रही है 4 एम्पीयर। मतलब वो अपनी रेजिस्टेंस जैसे जैसे हम अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करते हैं, ये स्विच ऑफ ये अप्लायंसेस खराब होती है तो दूसरी अप्लायंसेस कंटीन्यूअसली वर्क करती रहती हैं और उसी एफिशिएंसी से बस जो ओवरऑल जो सर्किट की करंट होती है वो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। तो ये यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में हम डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज। क्यों? पहला रीजन तो क्या है कि कोई भी अप्लायंसेस अगर खराब हो जाती है तो भी बाकी जो रिमेनिंग अप्लायंसेस है वो क्या होती है कंटीन्यूअसली वर्क करते हैं जैसे इनमें 3। और दूसरा अकॉर्डिंग जैसे पावर सप्लाई को हम सेम रखेंगे कोई भी एक अप्लायंस को हम स्विच ऑफ भी कर देते हैं, स्विच ऑफ का मतलब हटा भी देंगे तो भी इस सर्किट में जो है बस करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है रिड्यूस होती है, बट इनकी जो एफिशिएंसी वर्क की मतलब इनमें जो पावर जनरेशन जो रेट है वो क्या करेगी सेम वही पावर जनरेशन करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जनरली बच्चों को डाउट होते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर हम बात करें सेक्शन ए के अंदर, तो सेक्शन ए में A5 के अंदर जनरली डाउट होता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर, कि कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक चार्ज बॉडी है, तो चार्ज ऑन द अदर, तो दूसरी जो बॉडी है उसको कब तक अट्रैक्ट कर सकती है। तो पहला तो क्या हो सकता है अनलाइक चार्जेस होगा, उस केस में ये इसको अट्रैक्ट करेगा फर्स्ट केस। सेकंड अगर फर्स्ट वाली चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी, अगर दूसरी अनचार्ज बॉडी तब भी इसको क्या कर सकता है अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तब भी ये दोनों बॉडीज के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। वो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन मतलब सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे नेगेटिव चार्ज अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगी तो नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव, उसकी वजह से ये जो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है अट्रैक्ट कर सकती है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर साइज छोड़ो पार्टिकल्स की, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं उसकी साइज जो है इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, ये पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हम सेम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं बट इनके जो साइज में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो स्मॉलर बॉडी है ये क्या करेगी हैवी बॉडी की तरफ करेगी अट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि अनलाइक चार्ज लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसा ट्रू नहीं है। मतलब लाइक चार्जेस इज ऑलवेज रिपेल इच अदर, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, हां ये ट्रू है अगर दोनों के साइज में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो एक पॉजिटिव एक दूसरे पॉजिटिव को क्या कर सकता है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मस्ट बी नेगेटिव, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, मस्ट बी पॉजिटिव ये भी गलत हो गया, मस्ट बी जीरो ये भी गलत हो गया, मे बी हां नेगेटिव हो सकता है, अनचार्ज हो सकता है और चार्ज हो सकता है। तीनों ही केस में जो है चार्ज बॉडी स्पेशल केस के अंदर ही चार्ज बॉडी जो
पॉजिटिव अनचार्ज शो करेगा, लेकिन एक स्पेशल केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है जब इनके साइज में क्या हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। नेक्स्ट सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी के अंदर देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, इसमें भी जनरली डाउट होता है, ये हमने वैसे लेक्चर नोट्स के अंदर की अनदर फॉर्म जो ये है अपना क्वेश्चन नंबर B6 की अनदर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। हमारा फार्मूला था ना कूलम्ब्स लॉ का k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, हम एक तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ ले आओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेके आए, f इधर लेंगे q1 q2 अपॉन r। अब क्या करो, इस फार्मूले के अंदर बाकी सबकी यूनिट रखते जाओ। तो देखो 1 की कोई यूनिट होती है चार्ज की आपकी कूलम, इस वाले चार्ज की कूलम, 4 पाई की कोई यूनिट होती है फोर्स की होती है न्यूटन, और इसकी होती है डिस्टेंस की मीटर, और इसका स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी कूलम इनटू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर। ऑप्शन नंबर ये, मतलब उसको लिखा हुआ कूलम स्क्वायर, ऊपर जाएगा n-1 n-2, इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर तो ऑलमोस्ट सारे सिंपल है, लेक्चर नोट्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अब अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में जो जनरली क्वेश्चन में डाउट होता है वो होता है D7 में। तो D7 में देखिए डायग्राम ये वाला मस्त है कुछ, यहाँ पर ये 2 एम्पीयर करंट है, 2 एम्पीयर करंट है, ये 1 एम्पीयर है, 1.3 एम्पीयर है, और ये मुझे I यूनिट कैलकुलेट करना है। मतलब इस सर्किट के अंदर इज अ पार्ट ऑफ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक सिंपल पार्ट दिया हुआ है, और इसके अंदर मुझे ये करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसमें हम सिंपल सा KCL भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एक सिंपल सी चीज यूज कर सकते हैं कि अगर हम इस जंक्शन की बात करें तो इस जंक्शन पे जो होती है एंट्री करंट और होती है 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर, तो हर जंक्शन पे जो एंट्री करंट होती है वो लिविंग करंट के इक्वल है। तो 2 एम्पीयर इधर से 2 एम्पीयर इधर से, इधर की तरफ कितनी लीड कितनी करेंगे इस जंक्शन से 4 एम्पीयर। मतलब ऐसे मान लो सपोज करो 2 गाड़ी इधर से आ रही 2 गाड़ी इधर से आ रही, तो इस जंक्शन से यहाँ पर कितनी गाड़ी वापस इधर की तरफ जाएगी, तो 2 व्हीकल्स इस तरफ से आ रहे 2 व्हीकल्स इधर से आ रहे, तो 4 व्हीकल्स इस तरफ मूव करेंगे। वैसे सेम हम करंट को बोल सकते हैं कि करंट कभी भी मतलब जैसे चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ना तो हम करंट को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब वो हमेशा कंजर्व होती है हर जंक्शन में। तो यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट इधर से 2 एम्पीयर करंट इधर से 4 एम्पीयर इधर से। अब वापस हम इस जंक्शन की बात करें तो 4 एम्पीयर करंट इधर आ रही है, इसमें से 1 एम्पीयर इस तरफ लीव हुई, तो इस वाली ब्रांच के अंदर कितनी करंट आई, वो आएगी 3 एम्पीयर। क्यों, क्योंकि 4 इधर लीव कितनी करेगी, मतलब एंटरिंग करंट इज एट एनी जंक्शन, एंटरिंग करंट इज ए लीविंग करंट, तो 4 एम्पीयर क्या हो रही है एंटर, तो लीव कितनी करेगी 1 इधर तो 3 इस तरफ। अब इस वाले जंक्शन की बात करें तो 1.3 इधर चला, तो इस I की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 1.3 लिविंग करंट कितनी होगी 1.3 into I, और ये लिविंग करंट हो गई, एंटरिंग करंट कितनी है 3, तो I की वैल्यू कितनी रहेगी 3 - 1.3 तो 1.7 एम्पीयर। तो ये सिंपल सा हमें इस जंक्शन, इस वाले जंक्शन और इस वाले जंक्शन पर हमें सिंपल सा एक कांसेप्ट यूज करना है कि एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। तो यहाँ पर ये 2 एंटरिंग है तो लिविंग कितना जाएगा 4 एम्पीयर। ऐसे यहाँ पर एंट्री करंट 4 एम्पीयर तो 1 एम्पीयर इधर लीव कर रही है, तो इधर की तरफ कितना लीव करेगी 3 एम्पीयर। इस वाले जंक्शन पे 1.3 इधर गई, 3 इधर से आई एंट्री लीव 1.3, तो इस वाली में कितना लीव करेगी 1.7 एम्पीयर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन ई। तो सेक्शन ई के अंदर एक E7 वाला क्वेश्चन है
तो E7 वाले को हम इस तरह बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब जैसे कूलम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, हर चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल होंगे उनके बीच में हमेशा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन हमारा ओम्स लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो इसी बेसिस पर हम जो कंडक्टर्स होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब ओमिक कंडक्टर्स को हो गए दोस फॉलो द ओम्स लॉ, दोस कंडक्टर्स फॉलो द ओम्स लॉ, कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हमने क्या बोल दिया, इसमें क्लासिफाई कर दिया ओमिक कंडक्टर्स के अंदर। इसके एग्जांपल्स जितनी भी मेटल्स होती है सब किसकी। नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं कि दोस कंडक्टर्स डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, और इसमें जो है ये ग्राफ दिया हुआ है टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है, तो टॉर्च बल्ब इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका एग्जांपल है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो इसका मतलब जो है नॉन ओमिक कंडक्टर के ओमिक कंडक्टर्स में जो VI ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब ओम्स लॉ फॉलो करें तो VI ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बट नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। टॉर्च बल्ब इज आल्सो। तो इसका जो IV ग्राफ या VI ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो इसलिए जो है क्या होगा, इसका जो है ग्राफ जो होता है वो किस तरह का होता है, यहाँ पर इस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको कैलकुलेट, मतलब इसका जो ग्राफ है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट का जो है IV ग्राफ जो है वो क्या होगा, तो नॉन ओमिक कंडक्टर है तो ये इसका ग्राफ जो है इस तरह का होगा। ये हो गया E7। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, F सेक्शन की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इसमें हम जो है फर्स्ट F1 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, a wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are connected in parallel. Then the equivalent resistance of the combination will be। कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, सिंपल सा वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज R। अब इस वायर को जो है मैंने क्या किया, n पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये 1, ये कितना होगा 1 2 3, ऐसा मुझे कितने, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसमें एक कट लगाऊंगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक और कट लगाऊंगा तो ऐसे मेरे को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, n इक्वल पार्ट्स। अब इसको देखो थोड़ा सा हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कोई भी वायर है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको बीच में से कट करूंगा। अगर इसका रेजिस्टेंस R है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा R डैश, मान लो इसका फर्स्ट वाला पार्ट का R डैश, सेकंड इक्वल पार्ट्स में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R/2। ऐसे सिमिलरली मैं देख सकता हूं कि R रेजिस्टर है, उसको मेरे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। थ्रू 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/3 होगा। ऐसे 4 पार्ट्स में होगा तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R/4 होगा। लेकिन यहां मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ कि मेरे को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा उससे मैंने R डैश बोला और उसकी वैल्यू कितनी होगी, R/n। ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि लेंथ को अगर हमने हाफ किया तो रेजिस्टेंस इज आल्सो हाफ। अगर इसको लेंथ को जो है L/n किया तो रेजिस्टेंस जो है इज आल्सो R/n। उसके बाद हमें बोला हुआ है दिस पार्ट्स, कि हर पार्ट में जैसे ये एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे कितने पार्ट्स होंगे, इसमें n पार्ट्स होंगे। इन n पार्ट्स को मैंने क्या किया, इसमें कनेक्टेड किया, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और हर का जो रेजिस्टेंस है वो R डैश है, तो उस R डैश की वैल्यू R/n। ऐसे कि कितने पैरेलल में मैंने कनेक्टेड किए, n रेजिस्टर्स कनेक्टेड किए। कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड किए मैंने, R डैश रेजिस्टेंस के n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, R/n, लेकिन R डैश बाई n, और R डैश की जो वैल्यू वो कितनी है, R/n, तो R/n अपॉन n, तो ये हो जाएगा R/n²। देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं,
कि हमने लेके एक आर रेजिस्टेंस का एक वायर, इसे मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज r बाय n। वो क्यों है कि जितने पार्ट में हम डिवाइड करते जाते हैं उतना ही उसका रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो n पार्ट्स में डिवाइड किया तो r बाय n, जैसे सिंपल सा मैंने इसके लिए एग्जांपल बताया कि कोई भी r रेजिस्टेंस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस वो कितना होगा, r बाय 2 r बाय 2। ऐसे ही अगर मैंने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, r बाय 3 r बाय 3 r बाय 3। ऐसे में n पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो r बाय 3। अब ऐसे r डैश जो है, r डैश की वैल्यू कितनी होगी, हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो r बाय 3, और इसको रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया r डैश। अब ऐसे r डैश के जो होंगे कितने पार्ट्स होंगे, इसको मैंने n पार्ट्स, तो इनको सबको मैंने क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सबको मैंने पैरेलल में रख दिया और हर का रेजिस्टेंस जो है मैंने r डैश माना और उस r डैश की वैल्यू r बाय 3। तो अगर ये r डैश n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो r इक्विवेलेंट कितना होता है, r बाय n, तो ये हो जाएगा r डैश अपॉन n, और r डैश की जो वैल्यू है वो हमें दी है r बाय n, तो r बाय n हो जाएगा r अपॉन n स्क्वायर। तो अगर हम किसी रेजिस्टेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा हर पार्ट का r बाय n, और उनको हम पैरेलल में कनेक्टेड कर देंगे तो वो हो जाएगा r अपॉन n स्क्वायर। जैसे इसके लिए ये वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सेम F1 की तरह ही F4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर F4 भी जो है सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें पूछा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर M4 पढ़े, इफ हाउ मेनी पार्ट इक्वल पार्ट्स a wire of 100 ohm be cut so that the resistance be obtained is 1 ohm by connecting them in parallel। मतलब अगर हम ये बोला जाए ये सेम चीज करनी है r अपॉन n स्क्वायर, और r इक्विवेलेंट जो है उसका कितना आ रहा है 1 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर जो था वो 100 ओम था। तो हमसे पूछा हुआ कि 100 ओम के रेजिस्टेंस के मैं कितने n इक्वल पार्ट्स करूं कि उसका जो इक्विवेलेंट है उनको पैरेलल में कनेक्ट करने पर उनका इक्विवेलेंट जो है वो 1 ओम आ जाए। तो या तो मैं पूरे इस प्रोसेस को करूं, ये सीधे अगर मुझे फार्मूला पता है कि r इक्विवेलेंट मैंने 1 ओम लिया और r जो था वायर का रेजिस्टेंस वो 100 था और n 1 ओम से 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वायर्स कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो ये F4 के अंदर हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, या पूरा ये वाला मेथड यूज करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये F4 और F1 सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद F2 के अंदर भी हमें डाउट रहता है नहीं। F2 वाले क्वेश्चन को देखिए, a piece of wire of resistance 4 ohm is bent through a 180 degree at its midpoint and the two halves are twisted together। एक सिंपल सा एक piece of wire है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ohm, इसको मैंने क्या किया 180 डिग्री के मिडिल पॉइंट से इसको बेंड किया और बैंड किया, उसके बाद मैंने इनको दोनों को क्या कर दिया, ट्विस्टेड कर दिया इस तरह से। ये फर्स्ट पार्ट और उस सेकंड वाले पार्ट को मैंने इस तरह से ट्विस्ट कर दिया। तो ट्विस्ट कर दिया तो दोनों जो है, ट्विस्ट करने के बाद दोनों जो है वायर्स या दोनों जो वायर है वो किसमें कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तब मुझे R इक्विवेलेंट मिल जाए। तो देखो हर वायर अगर ये टोटल 4 है और इसको यहां से मिड से किया है तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 2 ओम। दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और दोनों को इस तरह से वायर में ट्विस्टेड किया तो दोनों इसमें होंगे। पहले वाले का जो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहूं तो पहले ये इस तरह से R और ये इस तरह से R, दोनों किसमें कनेक्टेड हो गए पैरेलल। इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना आ जाएगा R बाय मतलब 2 बाय कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये बोला हुआ कि बीच में से हमने मिड पॉइंट से घुमाया इसको और उसके बाद इसके ऊपर क्या कर दिया, इसको ट्विस्टेड कर दिया। और ट्विस्टेड करने के बाद इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है। 2 हाफ आर ट्विस्टेड टुगेदर और उसके बाद मुझे इनके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो R बाय तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हम देख सकते हैं F7 क्वेश्चन, या एक बार F5 को देख लेते हैं। F5 तो सिंपल सा है, इफ अ वायर ऑफ 1 ओम is spaced to double its length,
इसके लिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, L R इज डायरेक्टली स्ट्रेस जब भी करते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो डबल किया है तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कितनी देगी 2L का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4 टाइम्स, तो 1 का 4 टाइम्स कितना जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कितना जाएगा, जो वो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस 4 into 1, तो 4 हम डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरा इसका जो अपने डेरिवेशन करा था इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग में उस तरह से भी हम इसको, अगर हमें थ्योरेटिकली सॉल्व करना हो ऑब्जेक्टिव तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स, या फिर इसका जो पूरा मेथड था वो हमने इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग में किया था वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है F7, F7 में देखिए सर्किट हमें दिया हुआ है 1 ओम एंड 2 ओम, यहाँ पर R रेजिस्टेंस 1 ओम, दिस विल बी 2 ओम, और A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 1 ओम, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है हमें 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो देखो सबसे पहली चीज तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इसको अगर हम रीड्रॉ करें सर्किट को तो ये A पॉइंट, इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ ये 3 ओम, इट विल बी R ओम, उसको ऐसे भी रखा, और ये 1 और 1 सीरीज में है कितना आ जाएगा 3। अब इनका R इक्विवेलेंट निकालना तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/3, ये तीनों किसमें है पैरेलल में कनेक्टेड, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/R, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/R, तो 1/R को इस तरफ, तो 1/R को इधर ही रखते हैं और 1/3 तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो इसमें 3 माइनस 1 माइनस 1 ये 1/3, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 3 ओम, तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे कितने का करेंगे 3 ओम का। नेक्स्ट है G1, G1 के अंदर है 5, ये 4 वोल्ट का बल्ब है, 0.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके बाद 4 वोल्ट है, ये 1 ओम, ये और यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को सॉल्व करेंगे, इसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका E इक्विवेलेंट हम आगे देखेंगे कितना आता है, E डैश आता है, E डैश की वैल्यू जो है वो हम कैसे होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब अगर दो बैटरी दो सेल्स जो हैं वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट होता है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, तो यहाँ पर E1 हम मान लेते हैं 4 into सेकेंड वाला रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 4 into सेकेंड फर्स्ट वाले का 1, तो 0.5 प्लस 1 या 1 प्लस 0.5, जैसे सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 4 और 1.5 6 अपॉन 1.5 इस टू बी 4 वोल्ट, तो ये जाएगा यहाँ पर 4 वोल्ट। अगर हम इसका करंट निकालें तो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस 1 into 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 अपॉन 1.5 1/3 ओम, इनको हटा के क्या करें, इसको ऐसे भी बना लो 4 वोल्ट, दिस विल बी 0.5 ओम, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो E डैश की जो वैल्यू है वो तो है 4 वोल्ट,
ओम। और दो सेल्स अगर हम पैरेलल में ये जो है सीरीज में कनेक्टेड है, इनका अगर हमें ई करंट निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा ये 8 वोल्ट। और इक्विवेलेंट अगर निकालना हो ये आ जाएगा सिंपल सीरीज में तो 0.5 प्लस 1/3 0. मतलब 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा एलसीएम होगा 6 5/6 4। तो यहाँ पर तो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। जैसे अगर आप इक्विवेलेंट हो तो वो मैंने कैलकुलेट कर दिया वो आ जाएगा 5/6। तो सिंपल जैसे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करते हैं वैसे हमें यहाँ पर करना है कि पहले इन दोनों पैरेलल को सॉल्व कर लो, फिर इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ इसमें आ जाएगा सीरीज में, इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो G2 के अंदर देखिए हमें क्या दिया होगा 8 सेल्स आर ग्रुप्ड, या नंबर ऑफ सेल्स जो है कैपिटल है वो दिए हुए हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दी है 2 ओम, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो दिए हुए हैं 1 ओम। और ईएमएफ जो दिया हुआ है हर जो सेल है उसका ईएमएफ मुझे दिया हुआ है 2 वोल्ट। मुझे ये निकालना है कि ग्रुपिंग किस तरह से करूं कि इस सर्किट के अंदर जो है वो किस में हो, सीरीज में कनेक्टेड हो। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है सीरीज में या पैरेलल में। लेट्स एज्यूम दैट कि हर जो रो है उसके अंदर जो है m सेल्स जो है हर रो के अंदर कनेक्टेड है सीरीज में, और ऐसी कितनी रोज हैं इसके अंदर सब में इंटरनल रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल सेल्स है सारे। ऐसी जो रोज है वो कितनी कनेक्टेड है हमने यहाँ पर वो m रोज हमने यहाँ पर कनेक्टेड किए, n रोज यहाँ पर कनेक्टेड है। ऐसे जो यहाँ पर रोज है इसको इधर n रोज। तो करंट मैक्सिमम फ्लो होने के लिए, करंट जो है वो मैक्सिमम हो, इसके लिए मैक्सिमम की कंडीशन होती है वो n कैपिटल N on R। n is the number of cells, small r is the internal resistance। तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम करंट फ्लो करने की। ये हमने पढ़ा था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर। तो यहाँ पर n is the number of cells, internal और external resistance। कितना आएगा 4, इसका जाएगा ये 2। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होगी 2। तो अगर 2 यहाँ पर रोज होंगी तो हर रो के अंदर कितने सेल्स होंगे, नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो अगर हम जानते हैं m into n is equal to 8, तो m is equal to 8/2 तो मतलब 4। तो हर रो के अंदर जो है वो 4 सेल्स कनेक्टेड होंगे। मैक्सिमम करंट और कितनी रोज बनेगी यहाँ पर, तो मतलब अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें ये इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 सेल्स किसमें होंगे, हर रो के अंदर होंगे। रोज कितनी होंगी इसके अंदर ओनली 2। तो अगर हम इसको इस तरह से कनेक्टेड करेंगे इन सेल्स और एक इसमें हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया कैपिटल R, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको कनेक्टेड करेंगे तो इस सर्किट के अंदर जो है वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रोज ऑफ 4 सेल्स, मतलब 2 रोज होंगी और हर रो के अंदर जो है कितने सेल्स होंगे 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। नेक्स्ट है सेक्शन H, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर भी है क्वेश्चन नंबर H3 डिस्कस कर लेते हैं। 2 हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन, 2 हीटर वायर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट हीटर वायर, दिस इज द फर्स्ट हीटर वायर एंड दिस विल बी द सेकंड हीटर वायर। और दोनों जो है आइडेंटिकल हैं, दोनों की लेंथ
सीरीज में कनेक्टेड है, इनका जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा 2R। इसमें जब हम दोनों जो ये हैं इन दोनों को इसमें कनेक्टेड करते हैं सीरीज में, और जो भी पावर सप्लाई हम यहाँ पर देते हैं तो हीट जो प्रोड्यूस होगी इसमें हो जाएगी V² और R इक्विवेलेंट इनटू T, क्योंकि पावर सप्लाई में क्या रखेंगे दोनों के अंदर सेम करंट की वैल्यू दोनों के अंदर अलग अलग है, तो V² और R/2 इनटू T। तो फर्स्ट वाले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हो जाएगी 2V² R इनटू T। उसके बाद दोनों को किसमें कनेक्टेड किया हमने, दोनों को हमने कनेक्टेड किया पैरेलल में, पावर सप्लाई बोल देंगे हम सेम, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में V² और R इक्विवेलेंट इनटू T, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी R/2, सॉरी यहाँ पर जो है R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2R, तो यहाँ पर हो जाएगा V² और R/2 इनटू ये हो जाएगा 2V² R इनटू T। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखेंगे V² और 2R इनटू T इनटू 2V² इनटू T और R, ये सब इसे कैंसिल आउट देखेंगे तो चलो 1:2, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 1:4। देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ दो आइडेंटिकल है, दोनों की लेंथ सेम, पहले को सीरीज में कनेक्टेड किया, पावर सप्लाई की हमने वो भी मान लेते हैं P, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो कितनी होगी V² और R इक्विवेलेंट इनटू T, तो V² और 2R इनटू, अब दोनों को अगर हमने पैरेलल में कनेक्टेड किए तब R इक्विवेलेंट R/2, V² इनटू पावर सप्लाई दोनों में सेम रहेगी। अब यहाँ पर अगर करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे वो क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इस केस में करंट और इस वाले केस के अंदर करंट जो होगी दोनों की अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है अलग अलग है, इसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस 2R है और इसमें है R/2, तो जो करंट होगी दोनों के अंदर क्या होगी अलग अलग होगी, तो हम करंट की लागत निकालना पड़ेगा दोनों के अंदर, तो हम अगर I² R² वाला फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था उसके अंदर कि जो चीज सेम होती है अगर रेजिस्टेंस अलग है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, I² RT वाला यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि रेजिस्टेंस भी अलग है और करंट भी अलग है, तो दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाकी तो सब थ्योरेटिकल है, और बाकी सेक्शन आई के अंदर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमें थ्योरेटिकल सब चीजें पढ़ाई हुई हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी सिंपल है। और कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2 के उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 12 इक्विवेलेंट फाइंड करने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है इस तरह से, मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है इस A और B पॉइंट के बीच। तो यहाँ पर अगर हम सभी को देखेंगे तो हमें अभी स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल है। तो इसके लिए देखो सिंपल सा, अगर हमें जब भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल सा बैटरी कनेक्टेड करोगे, बैटरी जैसे कनेक्टेड करोगे तो यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी, इस पॉइंट पर आ क्या होगी, करंट जो है वो डिवाइड होगी, यहाँ पर मान लेते हैं I यहाँ पर
ये जो है इस पॉइंट के अलावा क्या सिमेट्री है, तो जैसे हम ऊपर सॉल्व करेंगे एज इट इज हम क्या कर लेंगे नीचे सॉल्व कर लेंगे। इस वाले नीचे वाले डायग्राम को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन के अलावा क्या है सिमेट्री। अब देखो यहाँ पर I1 करंट है, इस R वाले और इसके अंदर क्या होगी I1 करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया कि यहाँ से ये दोनों जो है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और एज इट इज ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, और जितना इक्विवेलेंट इस वाले पार्ट का है वही सेम इक्विवेलेंट इस वाले पार्ट का है। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना है 2R, और इसके साथ एक ये था R, और यहाँ पर ये 2R और ये है R, और यहां से जैसे देखोगे तो ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट देखोगे तो पैरेलल के क्या फॉर्मूला है 2R * R अपॉन 2R + R, तो कितना आ जाएगा 2R का स्क्वायर अपॉन 3R। तो ये इसको सिंपलीफाई करोगे तो 2R/3, इसको आप सिंपलीफाई करो तो ये 2R/3, और सेम ये भी वही है तो ये 2R/3, और दोनों किसमें हो गए, दोनों किसमें हो गए पैरेलल, मतलब 4R/3। अब ये हमने ऊपर वाला सॉल्व किया। अब ऐसे सेम 4R/3 कैसे होगा, नीचे वाले का होगा। तो यहाँ पर देखो हमने सिमेट्री वाले इसका R' जो है 4R/3, मतलब ऊपर वाले पार्ट का जो इक्विवेलेंट आ 4R/3 है, तो नीचे वाले पार्ट का भी कितना होगा 4R/3। तो बाय सिमेट्री ऊपर वाले पार्ट का जो इक्विवेलेंट होगा 4R/3, एज इट इज नीचे वाला भी सेम है, उसका भी इक्विवेलेंट होगा 4R/3, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, और एक सेम है, तो उनके बीच में जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या जाएगा जस्ट इसका हाफ, तो 4R/3/2, ये हो जाएगा 2R/3, तो इसका इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 2R/3। तो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, तो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता हो तो सिंपल सा बैटरी कनेक्टेड करें, यहां से इसमें इस वाले ब्रांच के अंदर इन दोनों के अंदर करंट सेम है, तो सेम करंट है मतलब बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों के अंदर करंट सेम है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। बाकी हमें पता नहीं लगता, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2R, इस R और R को हमने एज इट इज रखा, और इसको हमने सॉल्व किया तो R और R 2R और 2R। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए हमने सिंपल फार्मूला यूज कर लिया, R1 * R2 अपॉन R1 + R2। R1 कितना है 2R, R अपॉन 2R + R, ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर अपॉन 3R, तो 2R/3। इसका 2R/3, ये भी सेम वैसे करके इसका भी 2R/3, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 2R/3 2R/3, तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, मतलब 4R/3। इस ऊपर वाले पार्ट का इक्विवेलेंट 4R/3 है, एज इट इज ये इसके ये और ये डायग्राम सेम, इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा 4R/3, और दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा जस्ट इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 2R/3 होगा। ऐसे सेम एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तो भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या रहेगा सेम 1, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, अलग पॉइंट का 2, इसे 1 1, जो भी डिफरेंट पोटेंशियल के फॉर्म से, यहां पर रेजिस्टेंस है तो यहां पर भी ये 3, तो बाकी जितने भी जंक्शंस हैं उनको मैंने नाम डिनोट कर दिए, और जिन पर भी पोटेंशियल सेम हो उनको मैंने सेम नाम दे दिया। जैसे इस पर उस पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, इसको भी 1 और 1, सिंपल मैंने क्या किया। अब मुझे 1 बैटरी जो कनेक्टेड है वो 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 है, इनके बीच में क्या कनेक्टेड है बैटरी कनेक्टेड है, उसका वोल्टेज कितना है 6, ये बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट, ये मैंने कनेक्टेड कर दिया। अब मैं एक एक करके रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करूंगा कि 1 और 3, अब 3 कहां पर है मुझे नहीं पता, तो मैंने कहीं बीच में एक पॉइंट लिया, तो 1 और 3 के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है,
ये वाला हमें बनाना। उसके बाद 3 और 1 के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और है, ये वाला हमें बनाना। और फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में। तो 1 कहां है, 1 ये रहा और 2 ये रहा। यहां पर एक मुझे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में 3 ओम का, और 2 और 3 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 1.5। जैसे इस सर्किट को मैंने वापस रीड्रो किया तो क्या अब इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि अब मैं देख पा रहा हूं कि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर इनका जो इक्विवेलेंट है वो इस 1.5 के साथ हो जाएगी, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इसको सॉल्व करो तो ये 2, तो ये हो जाएगा 6 × 2। तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं दोनों पैरेलल में, 6 × 2 अपॉन 6 प्लस 2 कितना हो गया 12/8, मतलब हो जाएगा 1.5 ओम। तो ये 1.5 ओम इसके साथ, ये 1.5 ओम के साथ कनेक्टेड है, और इन दोनों के साथ एक 3 ओम की का रजिस्टर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये बैटरी है। अब मैं जैसे इसको देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि 1.5 और 1.5 किसमें सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना है 1.5 + 1.5 3। तो ये 3 ओम तो एज इट इज बना है, और इसके नीचे इसका इक्विवेलेंट 3 ओम। ये एक बैटरी। अब इसका इक्विवेलेंट कितना जाएगा, इक्वल है पैरेलल में 3/2 मतलब 1.5 ओम। अब I कैलकुलेट करना तो I कितना होगा V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना है 6 और R इक्विवेलेंट वैल्यू 1.5। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी 4 एम्पीयर। ठीक है, तो सिंपल है। बस अगर ये सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया उसके बाद तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि जब भी ये सीधे वायर कनेक्टेड हो, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। एक्सरसाइज 2 के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से ही एक क्वेश्चन है जैसे स्टेज 2 में भी पूछा हुआ है। यही क्वेश्चन था इसी तरह का था, 8 ओम 4 ओम सबसे पहले जो है हम इसके अंदर करंट कैलकुलेट करते हैं, इस सर्किट की करंट कितनी कैलकुलेट। तो सिंपल सा देखिए इसमें हम देख सकते हैं दो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये हो जाएगा 16 ओम, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल 8 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये 16 और 8 किसमें हो जाएंगे पैरेलल, 16 × 8 on 16 + 8 तो ये 16 × 8 on 24 1 16/3 ओम। और अगर हमें इस सर्किट के अंदर कैलकुलेट करना हो करंट कितना ड्रॉ होगा तो हो जाएगा I = V/R इक्विवेलेंट V is 10 16 × 3 5 15/8। अब यहाँ पर देखिए सर्किट को अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ पार्शियली, 16 ओम का रेजिस्टर और ये 8 ओम का रेजिस्टर, ये था ये 16 था और ये 8 था। और यहाँ से जो करंट है वो I फ्लो होगी 15/8 एम्पीयर। मुझे कैलकुलेट करना हो इस वाली ब्रांच के अंदर करंट और इस वाली ब्रांच के अंदर करंट कितना फ्लो होगा। तो अगर I1 की वैल्यू बात करें तो I1 में जो करंट फ्लो होगी वो 8 दूसरा वाला रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो यहाँ पर जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू 8/24 × 15/8, सो वी कैंसिल आउट 5/8 एम। ऐसे सिमिलर में I2 की वैल्यू मतलब सेकंड वाली ब्रांच में करंट की बात करूँ तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस अपॉन 8 × 16 × टोटल करंट।
तो हो जाएगा 16/24 इनटू करंट की वैल्यू 15/8, इसको कैंसिल आउट, दिस विल बी 12 5/4 एम्पियर, 5/4 एम्पियर। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर करंट फ्लो है, हमने तो कैलकुलेट किया है चीज़ इसमें जो टोटल करंट है वो 3/8 एम्पियर है, और इन दोनों ब्रांचेस के अंदर जो करंट फ्लो होगी, फर्स्ट वाले में जो करंट फ्लो होगी वो होगी 5/8 एम्पियर, और दूसरे वाले में जो करंट फ्लो हो रही है वो होगी 5/4 एम्पियर। यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ V है, तो V माइनस, और यहाँ पर पोटेंशियल मान लेता हूँ VB, और यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो V माइनस VB में जो पोटेंशियल होगा V माइनस VB, मतलब इस तरह से है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रही है 5/8, यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर है V, तो VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ओम्स लॉ से लिख सकते हैं I1 इंटू 8, और I1 की जो वैल्यू वो है 5/8 इंटू 8, मतलब ये हो गया 5 वोल्ट। ऐसे सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ VA माइनस VA की वैल्यू होगी I2 इंटू 4, ऐसे सिमिलरली ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर पोटेंशियल था VA, यहाँ पर पोटेंशियल था V, और करंट जो है वो I2 फ्लो हो रही है, तो V माइनस VA इज इक्वल टू I2 इंटू 4, और I2 की जो वैल्यू थी वो थी 5/4 इंटू, तो मुझे निकालना है यहाँ पे VA माइनस VB, तो मैं क्या करूँ, इस वाली इक्वेशन के अंदर V माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट, दिस विल बी इक्वेशन 1, तो VA माइनस VA इज इक्वेशन 5 इज इक्वेशन 2, तो मैं सिंपल इनको क्या करूँ, इस वाले में से इसको माइनस करूँ, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 माइनस 1 में से सेकेंड वाले को मैं माइनस करूँगा, तो देखिए V माइनस VB माइनस V माइनस VA इज इक्वल टू 5 माइनस 5, यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव से कैंसिल, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बस हमें पूरा इसका मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, पहले आर्बिट्रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, फिर हम इन दोनों ब्रांचेस में कितनी करंट होगी I1 और I2 वो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB वो I1 इंटू जो भी इसका रेजिस्टेंस, ऐसे सिमिलरली इसके अंदर भी क्या करेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ से निकालेंगे, तो VA माइनस VB जो है वो कितना आएगा 0, इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है हमें, इस तरह से बस कनेक्टेड है, और मुझे यहाँ पर इसको मैं कोई भी पावर सप्लाई देता हूँ, तो मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैंने इसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है, और जो इसका रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रहेगी 220 वोल्ट, 100 वॉट, 220 वोल्ट इस तरह से कनेक्टेड, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल कितनी पावर जनरेशन है, टोटल पावर जनरेशन, टोटल पावर जनरेशन इस सर्किट के अंदर ही बर्स्ट होना, तो टोटल कितनी पावर जनरेशन है, तो उसके लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, सब आइडेंटिकल बल्ब है तो तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर जो पावर का इक्विवेलेंट फॉर्मूला तो क्या होता है, सिंपल अलजेब्रिक है, तो इन तीनों में इक्विवेलेंट टोटल पावर जनरेशन होगा 100 प्लस 100 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ पर इसको मैंने एज इट इज बनाया 100 वॉट 220 वोल्ट, और यहाँ
पर 300 वॉट 220 वॉट, ये क्या हो गया मतलब सिंपल। हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे इसमें टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हो जाएगा 300 वॉट, 100 प्लस 100 प्लस। अब मुझे इसका टोटल पावर कंजप्शन निकालना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको P1 इंटू P, इसको हम P4 बोल देते हैं, तो P4 इंटू P4 प्लस 100 इंटू 300 और 100 प्लस 300, 100 इंटू 300 और 400, ये हो जाएगा 75 वॉट। तो यहाँ पर जब भी मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा, पहले को पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो 300 वॉट, फिर ये 300 इसके साथ इसमें होगा सीरीज, उसका इक्विवेलेंट निकालो, सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया होगा, ऑन अ दिवाली मिस्टर अल्पेश वांट टू लाइट हिज हाउस विद अ नंबर ऑफ बल्ब्स। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी है हमको 10 वॉट 220 वोल्ट। इसके हमारे बल्ब इन पैरेलल, ऐसे इन्होंने कितने n बल्ब्स को जो है पैरेलल में, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने कनेक्टेड किए, n बल्ब्स कनेक्टेड किए। अब उन्होंने बोला है कि हम जो यहाँ पर करंट मैक्सिमम जो करंट फ्लो करवा सकते हैं, फ्यूज जो मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकता है वो कितना करवा सकता है, 5 एम्पीयर करंट जो है हम सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो हमें जो है इसमें हमने किसमें कनेक्टेड किया है, इनको पैरेलल में। तो जो टोटल पावर होगी, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बल्ब्स इसमें कनेक्टेड है, तो देखो पीक करंट कितना होगा, V2I, V की वैल्यू 220 into 5, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक बल्ब की जो है पावर कितनी, P, इनकी जो इक्विवेलेंट पावर होगी पैरेलल में P प्लस P, कितना बल्ब है, NP। इन दोनों को हम इक्वेशन करेंगे, N P की वैल्यू है 10 220 into